नमस्कार सर, स्वागत है आपका फिर से। हाँ, जी बताइए। सवाल कोई करने वाला था। सवाल कोई कौन करने वाला था? प्रतिमा मैम, आप ही कुछ कह रहे थे, वो आप ही बात करिए, ज्यादा अच्छा लगेगा। हाँ, कास्टिंग डायरेक्टर में भविष्य बनाने के लिए आज के युवाओं को क्या करना चाहिए? देखिए, ये सब ना बड़ी जुड़ी हुई सी चीजें हैं। मतलब अगर आपको उसका सब कुछ पता है, मतलब अगर आप एक्टर हैं, एक्टर से आप डायरेक्टर बनते हैं, और डायरेक्टर बनते हैं तो आप एक बेहतर काम कर सकते हैं, बेहतर फिल्म डायरेक्ट कर सकते हैं। और लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ऐसा भी हो। ये ना बड़ा कॉम्प्लीमेंट्री है एक दूसरे के लिए। मतलब एज एन एक्टर होना और डायरेक्टर होना। लेकिन कास्टिंग का जहाँ तक सवाल है, कास्टिंग का ये है कि जो भी आप सोचते हैं, जब आपका एनालाइजिंग पावर और इमेजिनेशन पावर, आपका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है, वो सब बहुत अच्छा होना चाहिए। मतलब कई बार ऐसा होता है हमारे यहाँ काम करते करते कि है ना, एट द 11th आवर आप कुछ काम कर रहे होते हैं, कल शूट है, और किसी एक दो लोगों ने अगर बैकआउट कर लिया तो फिर लगता है कि नहीं, जल्दी से करो, कौन होगा, क्या होगा। और फिर आपके दिमाग में होना चाहिए, नहीं ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। तो आपके पास उतना टाइम नहीं होता है। वो जो प्रेशर होता है उस समय वो लेने के लिए, और करके उसको तब फिर आगे जाओ। बेहतर ये होगा कि आप किसी को असिस्ट करें, और जो उसकी छोटी छोटी चीजें हैं, जो माइन्यूट चीजें हैं, ऑडिशन कैसे लेना होता है, कैसे एक्टर के साथ एक्टर को ट्रीट करना होता है, कैसे आप कूल रह के आपको अपना अच्छा काम करना होता है, स्क्रिप्ट को समझना होता है, फिर एक्टर को समझाना होता है। क्योंकि कास्टिंग डायरेक्टर एक टाइम पे डायरेक्टर ही होता है। जब वो ऑडिशन कर रहा होता है तो ही इज द डायरेक्टर, although he is doing casting, but at the same time he is director। और वो उसका इमेजिनेशन है, वो क्या सोचता है, उसको कैसे और कर सकते हैं, उसके हिसाब, उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। तो इसमें अगेन फिर वही बात है जो एक प्राइमरी लेवल पे जो एक एक्टर के लिए ज़रूरी होता है कि उसको पढ़ना, उसका नॉलेज, उसका डिक्शन, उसका इमेजिनेशन, और उसको चीज़ों को समझना, स्क्रिप्ट को समझना। और जो एक हम सब टेक्स्ट की बात करते हैं कि लाइन तो लिखी हुई है, लेकिन परफॉर्म तो आपको सब टेक्स्ट करना होता है, उसको समझना। और एक्टर के साथ फ्रेंडली बिहेवियर करते हुए जो आपकी रिक्वायरमेंट है, आपको वो निकलवा लेना। वो ये जो कुछ स्किल्स हैं जो आपके अंदर होना चाहिए। और शुरुआत तो आप कहीं ना कहीं से करते ही हैं, तो कहीं भी किसी के साथ असिस्ट करके ही करना होगा। बहुत मुश्किल होता है कि डायरेक्टली। और अभी चीज़ें क्या है कि इंडस्ट्री में क्या सब जगह बहुत स्पेसिफिक होती चली जा रही हैं। तो अच्छा फ्यूचर है, अच्छा भविष्य है। तो हाँ सर कुछ नहीं, बोलिए। हाँ, तो वो अच्छा भविष्य है। और अभी आप जैसे देखो ना, कॉस्ट्यूम का भी इतना हो गया है, मेकअप का इतना हो गया है, आर्ट डायरेक्टर का इतना हो गया है, अभी प्रोडक्शन डिजाइनर हो गए हैं। तो अभी हर चीज इतनी स्पेसिफिक हो गई है कि बहुत सारी चीजें आपके सामने खुल गई हैं। तो आप अगर चाहें तो कर सकते हैं। बहुत स्पेसिफिक, मतलब एक फोकस्ड ओरिएंटेड अभी काम हो गया है। नहीं तो एक टाइम पे कास्टिंग डायरेक्टर तो कोई हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट ही नहीं था। अभी भी बहुत सी जगह ऐसी होती हैं कि यहाँ पे जो असिस्टेंट डायरेक्टर होते हैं या वो लोग होते हैं, वो ही आपस में मिलकर ही कर लेते हैं, वो कास्टिंग डायरेक्टर नहीं हायर करते हैं। तो ऐसे बहुत से लोग, बहुत सी जगह, बहुत से लोग। बात करना चाहूँ कि जब हम आए थे 95 में, तो ये आपने सही कहा, कोई कास्टिंग डायरेक्टर नहीं हुआ करते थे। डायरेक्टर खुद ही कास्ट किया करते थे, बुलाते थे, मिलते थे, या उनका एक असिस्टेंट होता था, बस।
अभी मैं ये जानना चाहती हूँ कि कई बारी कास्टिंग डायरेक्टर जो हैं उनके भी जो सेकंड थर्ड नंबर के जो असिस्टेंट होते हैं, 2-2 जी 3-3 असिस्टेंट, कई जी बार ऐसा भी होता है कि कास्टिंग डायरेक्टर तो खुद अच्छे सीनियर एक्टर्स के साथ ये होता है कि हाँ कास्टिंग डायरेक्टर मेन है, वो ऑडिशन ले ही नहीं रहे, उनके दूसरे तीसरे नंबर के जो असिस्टेंट्स हैं वो ले रहे हैं, उनको खुद इतनी तमीज नहीं है कि भाई क्या कहते हैं, क्योंकि जो अच्छा हाँ एक्सपीरियंस एक्टर हो उसको तो पता चल जाता है ना सामने जो है जो ऑडिशन ले रहा है वो भी कुछ जानता है या नहीं जानता। तो करेक्ट मेरा ये पूछना है, क्योंकि आप इतने बड़े प्रोडक्शन हाउसेस में कास्टिंग कर चुके हैं, ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? मतलब इतना तो मान सीनियर एक्टर को या रेगुलर एक्टर को जो इतना काम कर चुका है उसको सामने वाले कास्टिंग डायरेक्टर को देना चाहिए, बनिस्बत इसके कि उनका दूसरा तीसरे नंबर का असिस्टेंट जो है वो ऑडिशन ले रहा है। हाँ, नहीं ये होता है, ये आप सही कह रही हैं, ये बिल्कुल होता है। और अब मैं ये इसमें कहाँ, आपकी बात नहीं कर, कई हाँ लोग किसी रुतबे पे पहुंचते हैं तो उनको लगता है वो पता नहीं क्या बन गए, हाँ उनको ये इसमें भी खत्म हो जाती है, इस चीज हाँ की तमीज खत्म हो जाती है कि कौन आ रहा है ऑडिशन देने, कौन नहीं आ रहा, सबको गधे घोड़े हाथी एक ही एक लाठी से साथ, हाँकने हाँ की गधे, कोशिश हाँ करते हैं। गधे घोड़े एक साथ। मतलब इसमें कई बार सीनियर एक्टर एक्ट्रेस की इंसल्ट भी होती है और की भी जाती है, तो नहीं, उनको यही नहीं पता रहता है कि इनके साथ चांदनी कैसा व्यवहार करना। नहीं कई बिल्कुल बार सही नहीं है। होता, मैं ज्यादा ओके। तो बिल्कुल मान सही। चुके हैं कि धार जहाँ बह रही है वहां हम्म। जाओ, दे आओ इंटरव्यू। पहली बात तो अगर इतना नहीं वो है लोगों को कि ये इतना पुराना एक्टर है, इतना काम कर चुका है, तो मेरे को इस बात पे भी एतराज है कि बार बार उनका ऑडिशन क्यों लिया जाता है। हाँ, जो नहीं, ऑलरेडी बहुत सालों और से। इसका गिने मैं चुने बताता हूँ। कैरेक्टर मैं करना है, आपको दादागिरी करना है। जी मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ इसमें। देखिए जी क्या जी होता है आप कि आ, जब आप कास्टिंग कर रहे होते हैं, मेरा अपना ये मानना होता है कि जो जिनको मैं जानता हूँ, जिन एक्टर्स को मैं जानता हूँ, मैं मैं उनका वर्क प्रोफाइल मंगाता हूँ, मैं उनको ऑडिशन नहीं करता हूँ। और इस बात को लेके मेरी कुछ प्रोडक्शन हाउस में कुछ कुछ मेरा वो भी हो जाता है। मैं कहता हूँ कि ठीक है, उन्होंने इतना अच्छा काम किया है, मैं बुला लेता हूँ, आप मीटिंग कर लीजिए, उनके साथ बातचीत कर लीजिए। और ये कई जगह होता है, कई जगह इसमें थोड़ी लड़ाई भी हो जाती है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, तो नहीं नहीं यार ऑडिशन चाहिए, ये है। कुछ लोग इसको ईगो बना लेते हैं कि नहीं ऑडिशन क्यों नहीं देगा। तो इसमें कास्टिंग डायरेक्टर भी कुछ नहीं कर पाता है। कई बार क्या होता है कि आप भी किसी के लिए आंसरेबल हैं और वो पीछे वाला कह रहा होता है नहीं मेरे को तो ऑडिशन चाहिए ही चाहिए। तो मैं अगर अपनी बताऊं, मेरी तो लिटरली लड़ाई भी हो गई है इस बात पे। मैं आज भी जो एक्टर्स अच्छे हैं, जो काम कर रहे हैं, जो सीजन्ड एक्टर हैं, जो नोन है, जो इतना जिन्होंने अपना समय निवेश किया है इस विधा में और लगातार कर रहे हैं, मेरा अपना ये मानना है कि उनको ऑडिशन की जरूरत नहीं है। और मैंने तो ये तर्क वितर्क करते हुए मैंने ये भी बोला है कि अगर इनके ऑडिशन हम लेते हैं तो फिर हम हीरो का ऑडिशन क्यों नहीं लेते हैं। वो अलग बात है कि उसके बाद फिर मैं वहाँ पे मैंने काम नहीं किया, कभी फिर काम नहीं मिला, लेकिन लेकिन मैंने बोला है ऐसा। और ये होता है, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ आपकी। लेकिन अब ये डिपेंड करता है, कई बार जो आप जो असिस्टेंट और उसकी बात कर रही हैं, जब हम ये ओपन ऑडिशन करते हैं, बहुत सारे लोग ओपन ऑडिशन मतलब कि सब ग्रुप्स में डाल दिया, सब इसमें डाल दिया और वो भीड़ इकट्ठी हो जाती है और उसमें ये सब होता है। मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, मैंने आज तक कभी ओपन ऑडिशन नहीं की। मैं हमेशा, मैंने जितने भी एड फिल्म्स भी किए हैं उसमें भी मैंने सेलेक्टिव लोगों को बुलाया है। एड फिल्म की मजबूरी ये है कि बिना बिना ऑडिशन के काम नहीं चलता है, तो वो एक लुक लेके ही भेजना पड़ता है। तो अगर कोई, कई बार बड़ा एक्टर भी हैं, बड़े एक्टर्स हैं, तो वो कई बार उनके घर जाना पड़ता है, या मान लो कोई बुजुर्ग हैं वो नहीं आ पाते हैं, तो अगर और उनकी ज़रूरत है तो उनको कहते हैं कि नहीं अभी आज का एक लुक चाहिए। और अभी तो ये हो गया है कि चलो सबके पास स्मार्टफोन है और वो अपना खुद बना के भी भेज सकते हैं, तो ये वाली चीज़ें अभी दूर हो गई। लेकिन ये फैक्ट है जो आप कह रही हैं प्रतिमा जी, मैं आपसे सहमत हूँ, ये होता है। और ये इसलिए भी हो जाता है क्योंकि कुछ लोग उसको अपना ईगो का सवाल बना लेते हैं। वो उस
काम की तरफ नहीं रहते कि हमको अच्छे से काम करना है, वो वैसे भी हो सकता है। क्या करोगे आप ऑडिशन लेके, और 2 लाइन बुलवा के या 4 लाइन बुलवा के आप ये तय नहीं कर सकते कि वो सामने वाला अच्छा एक्टर है या खराब एक्टर। मेरा तो ऐसा मानना है। और कई बार तो ये भी होता है कि मतलब ऑडिशन की जरूरत भी नहीं होती है, अगर आप मतलब बातचीत करके भी सामने वाले का समझ आ जाता है कि इसने क्या किया है क्या नहीं किया है। तो जिनको आप जानते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, तो नॉर्मली अगर आप देखें इस साइड में जो भी आता है, मैंने थिएटर किया है, मैं थिएटर से हूँ, मैं थिएटर एक्टर हूँ, क्या किया है, एक प्ले किया है। तो ऐसे भी बहुत सारे लोग होते हैं, और जो लगातार काम कर रहे हैं वो भी बहुत सारे लोग होते हैं, और उसमें कुछ ऐसे भी होते हैं कि जिन्होंने कुछ नहीं किया होता है लेकिन बहुत कमाल का उनके अंदर एक वो ऊपर वाले की दया से वो स्किल होता है, वो उनके अंदर एक एक्यूमेंट होता है। ऐसे भी लोग हैं जो मैंने देखे। तो सब तरह के लोग हैं, लेकिन ये होता है, इसमें कोई शक नहीं है, मैं मानता हूँ। और ये सिर्फ और सिर्फ ईगो का प्रॉब्लम है, नथिंग एल्स। सिर्फ ईगो का, वो इंडिविजुअल का ईगो, और कई बार उसके ऊपर प्रेशर होता है कि नहीं ऑडिशन चाहिए ही चाहिए, ये ऐसा होता है। कुमार साहब। जी सर। हाँ, अरे एक आपके जहन में जो आपने किया है अभी तक, उसमें कोई आपका आदर्श ऐसी फिल्म या एड हो जिसमें आपने ऐसी कास्टिंग की हो जो आपके लिए लगता हो कि आदर्श फिल्म है कास्टिंग के? आदर्श का मुझे सबसे ज्यादा जो मुझे मतलब मुझे अच्छा लगा, जो मुझे काम करके जहाँ मुझे सीखा भी, और फिल्मों में मुझे केतन मेहता के साथ मुझे बहुत मजा आया काम करके। मतलब इतना कूल, इतना नाइस, सेट पे कोई गाली गलौज नहीं, कुछ नहीं, और वो बहुत रूम देते हैं हर एक को। उनके साथ जिन लोगों ने भी काम किया है वो एक्टर्स को बहुत जगह देते हैं, वो आपको समझा देंगे, फिर ये नहीं कहेंगे कि वो करके नहीं दिखाएंगे आपको कि ऐसे करना है। उनका एक होता है कि ये है, ऐसे ऐसे है, अब तो यार ऐसा करना, इसमें ना कुछ जादू कर दे। वो एक्टर को ऐसा बोलते हैं, इसमें ना आपको जादू होना चाहिए, बस ये है। और वो करते हैं उस तरह का। ये मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। और केतन सर से मैंने बहुत सीखा है। केतन सर ने कमाल है, वो अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है। मतलब मैं तो बहुत छोटा हूँ उनके बात करने के लिए, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं इंडस्ट्री में जो आपको आपके उस आपकी कुशलता के ऊपर, आपके एक रोल के ऊपर, आप जो काम कर रहे हैं उसके ऊपर आपको आगे बढ़ाते हैं। एक ऐसे ही मेरा एक्सपीरियंस है। अब तो वो इस दुनिया में नहीं रहे, श्री जगमोहन मुंद्रा जी। जगमोहन मुंद्रा जी के साथ मैं एक फिल्म कर रहा था, किस्सा कुत्ते का। बहुत सटायर था वो। एक एमपी की घटना थी कि वहाँ एक बड़े आदमी के घर में खेत में कुत्ता चला जाता है, कुछ तो वो उसकी रोटी वोटी खा लेता है और वो पंचायत करता है, और उसमें जिसका वो कुत्ता होता है उसको सजा दी जाती है, उसको गांव से निकलवा दिया जाता है। ये ट्रू इंसिडेंट है, और ये टाइम्स ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट किया था। इसके ऊपर वो पूरी फिल्म थी, और सब कुछ हो गया था, सब कुछ कर रहे थे। जगमोहन मुंद्रा जी भी इतने बेहतरीन इंसान, मतलब जो मुझे थोड़ा सा ही काम करने का मौका मिला। हम लोग 2 दिन के बाद ही हम रैकी के लिए जाने वाले थे एमपी में, और उसके 1 दिन पहले ही वो हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं और उनकी डेथ हो जाती है, और वो प्रोजेक्ट में नहीं कर पाया। और ऐसे ही एक काम करने का एक जो कहूँगा मैं, रोहन सिप्पी के साथ। रोहन सिप्पी इज अगेन वेरी कूल, वेरी नाइस, और वो भी बहुत जगह देते हैं, वो भी बहुत स्पेस देते हैं काम करने की। लेकिन जहाँ तक कास्टिंग का संबंध है, मैं मतलब जिसमें मुझे मज़ा आया काम करके, वो मैं उस फिल्म में नाम लेना चाहूँगा टोबा टेक सिंह का। और टोबा टेक सिंह फिल्म जो मैंने किया, और एक और वेब सीरीज़ जो मैंने ईरानियन वेब सीरीज़ किया था, हम सफ़र खुर्शीद करके।
हाँ, उनका उन लोगों का कि वो लोग भी बड़े कूल एकदम काम, बहुत छोटी छोटी सी चीज़ों में उन्होंने इतना अच्छा शूट किया। यहाँ पे कुछ ट्रक भर के लाइट नहीं, नथिंग, वो 2 4 5 लाइट हैं उसके बीच में उन्होंने इतना क्रिएटिवली काम किया। मतलब वो एक अमेजिंग एक्सपीरियंस था मेरे लिए काम करने का। और ये तो बहुत सारे हैं, एड फिल्म्स बहुत सारे हैं। दादा के साथ काम करना बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा, प्रदीप सरकार के साथ। दादा तो तो बहुत डांट वांट देते हैं बहुत बुरी तरह। दादा तो थोड़े से हाइपर रहते हैं सेट पे। प्रदीप सरकार, हाँ। प्रदीप सरकार, हाँ, लेकिन आपने तो किए हैं उनके साथ, कई सारे एड्स किए हैं उन्होंने। तो लेकिन वो काम के मामले में अच्छा है, वो उतनी देर के लिए उतना उनका होता है, उसके बाद फिर ठीक हो जाते हैं, फिर उनको कुछ नहीं होता है। तो कई सारे लोग हैं। राजा मेनन अगेन बहुत कूल है, बहुत अच्छे हैं, उनके साथ मेरा अच्छा रहा है। नीरज पांडे अगेन इज ए ग्रेट राइटर डायरेक्टर। शिवम नायर जी हैं, उन्होंने बहुत अच्छा किया है। वो कई सारी चीजें, पर मुझे टोबा टेक सिंह मेरा मुझे बेस्ट लगता है कास्टिंग के लिहाज से उसमें। और एक अभी जो फिल्म अभी रिलीज नहीं हुई है हमारी, अनाम करके, जो दृश्यम फिल्म्स की है, उसको हमारे एक अन्ना है शेट्टी, उन्होंने उसको डायरेक्ट किया है। उसकी कास्टिंग को लेके भी मतलब मैं बहुत संतुष्ट हूँ। और जो, क्योंकि उसके लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो मेरे डायरेक्टर हैं उन्होंने मुझे डबल चेक किया। जो मेरे प्रेफरेंसेस थे कास्टिंग को लेके, और उन्होंने कहा कि अपने अपने बताओ। तो मैं अपने काम को लेके बहुत ईमानदार रहा हूँ और रहता हूँ और रहूंगा भी हमेशा से। मैं उसमें यारी दोस्ती नहीं करता हूँ, अभी तक मैंने कभी किया नहीं है। हाँ, अगर कोई मेरा दोस्त है, कोई अच्छा है, तो फिर मैं करता हूँ उसको, उसमें भी कोई मेरी दो राय नहीं है। बहुत बढ़िया। तो उन्होंने क्या किया कि मेरे से प्रेफरेंस लिया कि आप अपनी चॉइस बताइए इंडियन कैरेक्टर्स के लिए क्या है। और वो वीमेन ओरिएंटेड फिल्म है, उसमें कोई ऐसा बहुत नॉन फेस नहीं है, सिर्फ रघु भाई हैं एक। मैंने अपना प्रेफरेंस दिया, मैंने कहा ये अच्छा है। और उनके साथ बैठ के जब मैं ऑडिशन उनको दिखा रहा हूँ, वो कह रहे हैं नहीं यार मुझे ये अच्छी लग रही है। मैंने कहा नहीं, ये अच्छी नहीं है, आपको चाहिए आप ले लो, लेकिन मेरा प्रेफरेंस इसके लिए है, मैं इसके साथ जाऊंगा। सी इज गुड परफॉर्मर, बेटर देन दिस। मैंने अपना उनको दिया इस तरह से हर कैरेक्टर पे करके। और फिर उन्होंने खुद उसको लिया। फिर उनके कोई और दोस्त हैं, उसकी उन्होंने राय ली। वो भी थिएटर के हैं, रंगमंच के हैं, बहुत सारा काम करते हैं, अच्छे एक्टर हैं, फिल्मों में अच्छा सारा काम करते हैं। उनकी राय ली, उन्होंने मेरी राय के साथ उसको मैच किया, और फिर वो कास्टिंग हुई। जब हमने फिल्म, सब कास्टिंग हमारी लॉक हो गई, सब कुछ हो गया, तो वो मुझे एक दिन बताते, मेरे को बोलते हैं कि तुमने अच्छा किया, यू डिड अ गुड जॉब। तुमको मालूम मैंने कैसे किया कास्टिंग? मैंने कहा नहीं मुझे नहीं मालूम, मैंने तो अपना बता दिया, जो बेस्ट था बताया। बोले हाँ, बोले फिर उन्होंने ये सब बताया कि मैंने ऐसे ऐसे किया, और जो तुमने जो मैंने उनको जो इनपुट्स दिए थे, वही इनपुट्स उनको उनके दोस्त ने भी दिए, और फाइनली वो मैच कास्टिंग हुई। जो मैंने उनको रिकमेंड किया था, उनको वहां से भी वही रिकमेंडेशन मिला। तो ये अच्छा लगता है जब आप ऑनेस्टी के साथ काम करते हैं, तो ऐसा भी होता है। सर, ये कभी ऐसा हुआ है कि आपने कास्टिंग की हो, लॉक कर दिया गया हो, और बाद में फिर उसे चेंज करने में आपको लगा कि अब ये 2 या 3 शेड्यूल या शूटिंग के बाद लगाओ कि ये गलत चॉइस है, इसको बदलना चाहिए? नहीं, ऐसा मेरे साथ एक शो में हुआ था। एक हम शो कर रहे थे, ढूंढ लेगी मंजिल हमें, स्टार 1 के लिए शो था उस समय वो। और उसमें वो पॉलिटिकल शो था। एक मराठी फिल्म थी, संजय सुरकर जी, अभी तो उनकी डेथ हो गई, उनकी डायरेक्ट की हुई फिल्म थी। वो नेशनल अवार्ड विनर डायरेक्टर थे, बहुत अच्छे इंसान, वेरी नाइस पर्सन। और मेरा बड़ा अच्छा था उनके साथ। पंत जी जानते हैं, आपने किया होगा संजय जी के साथ काम ना? हाँ, मैंने हाँ, वो किया। आपकी अंतरा में किया होगा नहीं, या नहीं, उसमें मैंने किया था? ढूंढ लेगी में ही किया था, फादर वाला हाँ, रोल। ढूंढ लेगी में किया था।
हाँ, तो वो लड़की उसका के इंसिडेंट है, मैं आपको बताता हूँ, ये सेम एक्सपीरियंस है एकदम से। तो क्या होता है कि जब आप चैनल और इन सब के थ्रू होता है ना, इसलिए टीवी का कास्टिंग इज बहुत बुरा। मैं प्रेफर नहीं करता हूँ टीवी का कास्टिंग करना। टीवी के मैंने 1-2 शोज ही किए हैं, उसके बाद फिर मैंने नहीं किया। मैं नमस्ते कर लेता हूँ। क्या होता है कि आप कुछ कास्टिंग करते हैं, आप मेहनत करते हैं, आप वो सोचते हैं कौन एक्टर होगा, इस पे यहाँ से बोला, दिल्ली से बोला, भोपाल रंगमंच से बोला, जहाँ से बोला वो सब करते हैं। और फाइनली क्या होता है कि फिर एक ऊपर से आ जाता है, ये वाला फोटो है ना, इसको बुलाओ, ये मॉडल। तो उसमें क्या हुआ, मैंने कहा ठीक है यार, मैं बोला उसको, मैंने कहा इसके बस का नहीं है, नहीं कर पाएगा, वो लेंथी रोल है और उसमें थोड़ा डायनामिक पर्सनैलिटी चाहिए, इसके बस का नहीं है, मैं बोल रहा हूँ। मैंने ये बोला अपने प्रोड्यूसर को ऐसे ही। तो कहला अरे नहीं यार, वो लोग कह रहे हैं बुला ले, अभी उसको ऑडिशन कर, ये कर वो कर करके भेज दे, देखते हैं क्या होता है। मैंने कहा ठीक है। और वो लड़का रैंप मॉडल, nothing to do with acting at all, right? But he was tall, handsome, good looking, तो यो इस तरह के डूड जो होते हैं ना, वो था। अब चैनल में क्या है, ऐसे ही चेहरे पसंद आते हैं, एक्टिंग से उनको मतलब नहीं। वो बुला लिया हमने ऑफिस में, मैं उसको ऑडिशन कर रहा हूँ। आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरे को 4 घंटे लगे उसको वो लाइनें सिखाने में, ऑडिशन करने में, और जो उसने किया वो भी पूछो मत, राइट। मैंने कहा देख ये निकला है, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता है। मैंने अपने प्रोड्यूसर को बोला, दोस्त था, मैंने कहा देख ये इतना ही हो सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता, बाकी तू देख ले अब आगे क्या करेगा। बोले ठीक है यार भेज दे, होएगा देखा जाएगा। मैं ठीक है, हमने भेज दिया और वो ओके हो गया। ट्विस्ट ये आता है कहानी में कि उसको जैसे भी कर करा के, कट करके, ये करके वो करके, डायरेक्टर का सरदर्द बढ़ जाता है, ये बढ़ जाता है, वो बढ़ जाता है। हुआ कट टू आफ्टर 2-3 मंथ्स चैनल से अगेन आ जाता है कि एक नया ट्रैक आ रहा है, एक अच्छा सा लड़का ऐसे ऐसे वाला चाहिए, सेम क्राइटेरिया जो उन्होंने पहले बताया था। तो मैंने कहा ऐसा तो कोई ट्रैक नहीं है, अभी कहाँ से आ जाएगा, नया तो कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है। वो कह रहे कि नहीं नहीं तुम देखो। तो मैंने कहा अरे ऐसे कैसे देखो, फालतू का एक्सरसाइज करवा देते हो यार आप लोग, फिर कुछ होगा नहीं। फिर एक एक्टर को होप दे के बैठा दो आप, उसका कितना प्रॉब्लम होता है आपको समझ में आता है क्या। तो मैंने कहा नहीं पहले बताओ मुझे कि है क्या। मेरे को ना कुछ तो गट फीलिंग हो गया था कि ये ना इसको कुछ करने वाले हैं। तो कह रहे कि फिर वो मेरे को बोलते हैं चैनल से कि यार वो क्या है ना, इससे ना हो नहीं पा रहा है और इसको ना रिप्लेस करना है। ये मेरा जिंदा अनुभव है। जिंदा जिंदा तो मैंने कहा मैंने आपको पहले बोला था कि ये नहीं कर पाएगा। नहीं वो हमने सोचा था कि 2-3 महीने में सीख जाएगा। अरे मैंने कहा कोई ट्रेनिंग स्कूल खोल के रखा है क्या आपने? आप शूट कर रहे हैं, हर रोज आपका एक एपिसोड जाता है, ऐसे कैसे होगा। और बोले नहीं करो। मैंने कहा नहीं यार, फिर मैंने कहा मैं उतनी एक्सरसाइज करूंगा, फिर आप वो करोगे। मैंने कहा कुछ नहीं, अभी उसी के साथ करो जो भी करना है, अभी नहीं हो रहा है। फिर तो मेरा एक्सपीरियंस है और ये होता है, खूब होता है। सर काफी अच्छे चेहरे आते हैं। हाँ, उनमें एक्टिंग वाइज भी वो लोग अच्छे रहते हैं। हाँ, मैं फिल्म की ज्यादा बात कर रही हूँ, लेकिन हाँ, कुछ सालों बाद वो बिल्कुल गुम हो जाते हैं। जबकि लगता है कि उनमें टैलेंट है, वो कुछ फिल्में अच्छी कर सकते हैं या कुछ फिल्मों में वो अपना बेस्ट दे सकते हैं, लेकिन कुछ सालों बाद वो जो मेन हीरो या हीरोइन बनकर आई है, सेकंड या थर्ड में कैरेक्टर रोल करते करते वो एकदम पीछे चली जाती है। देखिए एक तो क्या है ना कि पहली बात तो ये है कि हम जो भी काम करते हैं या आप जो भी काम कर रहे हैं, वो काम, उस काम में आप पारंगत होने चाहिए। आप वो जो आधी अधूरी तैयारी के साथ अगर कहीं जाएंगे, अब वो आगे क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि इंडस्ट्री में कुछ ऐसा सेट रूल नहीं है कि अगर मान लो एक रास्ते पे चल के मुझे सक्सेस मिला तो उसी रास्ते पे चल के आपको भी सक्सेस मिल जाएगा। हर एक का अपना रास्ता है,
उसको पहले खुद को समझना चाहिए। एक थिएटर में एक्सरसाइज होती है सेल्फ एनालिसिस करके हम लोग करते हैं। तो खुद को पहचानना कि हम कहाँ फिट होते हैं, क्या हम कर पाएंगे, क्या हम नहीं कर पाएंगे। अब जहाँ तक हीरो की बात है, तो हीरो तो हमारे यहाँ वही है जो गोरा है, चिट्टा है, स्मार्ट है, चॉकलेटी है, हीरो तो वही होगा अनटिल और अनलेस कि उस फिल्म में या उसमें वो कैरेक्टर हीरो ना हो। अगर कैरेक्टर हीरो है तो फिर वो कुछ कुछ और हो सकता है, कोई और वैसा एक्टर हीरो हो सकता है। लेकिन अगर नॉर्मली हीरो होगा तो फिर वो हीरोइन भी गोरी चिट्टी चाहिए, हीरो भी गोरा चिट्टा चाहिए, वो भी स्मार्ट होना चाहिए, गुड लुकिंग होना चाहिए, ये सब होना चाहिए। तो ये कुछ ट्रेंड्स हैं हमारे यहाँ जो चलते चले आ रहे हैं। कहीं कहीं वो ब्रेक होते हैं जहाँ फिल्में कैरेक्टर ओरिएंटेड होती हैं, जहाँ कैरेक्टर हीरो होता है। जैसे मैंने किया था मांझी द माउंटेन मैन केतन मेहता के साथ। वो भी एक मेरी बड़ी अच्छी फिल्म है, मतलब कास्टिंग के पर्पज से, कास्टिंग की अगर नज़र से मैं देखूं तो मतलब उसमें भी मैं बहुत संतुष्ट लगता हूँ कि मतलब मैंने अपना काम अच्छे से किया है। तो वहाँ उस तरह के उसमें कोई मतलब नवाजुद्दीन हीरो हो सकते हैं, लेकिन आप मेन स्ट्रीम सिनेमा में देखेंगे तो नवाजुद्दीन हीरो नहीं हो सकते। वो अच्छे एक्टर हैं, अच्छा काम करते हैं, सब कुछ है, लेकिन वहाँ पे फिर वही जो अपने ए क्लास ए ग्रेड वाले जो कुछ हीरोज हैं वो फिर वही हीरो। तो ये आयरनी है इंडस्ट्री की, इसमें कुछ नहीं किया जा सकता। जी जी, काफी नाम है, बहुत हाँ सारे हाँ, नाम है जो, हाँ, बहुत सारे नाम है जिन्होंने मेल जो फीमेल कैरेक्टर में हीरो, हाँ दोनों मतलब इसमें अगर पुराने में जाए तो स्मिता पाटिल जो एकदम अलग थी, वो गोरी नहीं थी, मेन स्ट्रीम सिनेमा की नहीं थी। फिर नंदिता दास भी ऐसी हुई है बाद में आके। तो ऐसे बहुत सारे हैं कि जो उस तरह से अच्छी एक्ट्रेस है। इसमें हाँ मेरे को है कि मेरा रंग सांवला है, तो हाँ दुनिया में माँ को गोरा ही क्यों दिखाते हैं? माँ जो चीज, माँ जो है वो गोरी क्यों होनी चाहिए? अब आप मेरे बेटे को देखेंगे वो इतना गोरा, तो क्या मैं उसकी माँ नहीं हूँ? ऐसा क्यों होता है? अरे मैम, यही तो लड़ाई है ये लड़ाई है, ये मैं बताऊं। मैंने एक्टिंग से मतलब, से बिल्कुल मतलब बिल्कुल, अरे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ इसमें। मेरी तो इस बात पे मेरी इस तरह की सुनिए, आपने एग्जाम्पल दिया सुनीता जी का। जब मैं आई थी 95 में, तो मैं सागर सरहदी जी से मिलने गई, जी शक्ल कर रही थी, तो उन्होंने हाँ मेरे को बोला कि आपको नहीं लगता आपका रंग काला है? तो ये, मैंने कहा सर आप ये बात कह रहे हैं? हाँ, मैंने कहा आपने तो सुनीता जी को मतलब मेन हीरोइन में बिल्कुल मतलब बिल्कुल बना दिया, देख के कह रहे हैं कि मेरा रंग काला है। हाँ फिर बायोडाटा वगैरह देख के उन्होंने मेरे को बोला, प्रतिमा जी इतना जरूर कहूंगा कि जिस दिन आपको रोल मिलने लगे, लोग आपके नाम से रोल लिखा करेंगे और वो रोल कोई और नहीं कर सकेगा। तो बिल्कुल मेरे को सही है, हमेशा लगता माँ काली क्यों नहीं हो सकती है? नहीं बिल्कुल सही है। मेरा तो इसमें मानना है अगर आप, और मेरी तो इस बात को लेके बहुत बहसें भी हो जाती हैं और मैं बोल देता हूँ मुंह पे। जैसे मैं एड फिल्म्स को लेके बताऊं, एड फिल्म्स में क्या होता है कि जब आपको एजेंसी से जब आपको रिक्वायरमेंट आता है तो आपको क्या आता है, रिच, गुड लुकिंग, साउथ बॉम्बे लुक, ठीक है। तो एक जगह मैंने बोला रिच चाहिए ना, तो मैंने कहा मुकेश अंबानी टाइप चलेगा ना रिच? कहता है क्या है यार आप ऐसी बातें कर रहे हो। मैंने कहा भाई रिच है वो। मैंने कहा फोर्ब्स मैगजीन में उसका नंबर आता है चौथे पांचवें छठे नंबर पे। अरे यार मजाक कर रहे हो तुम यार, ऐसी बातें कर रहे हो, जानते हो यार एड फिल्म है, उसमें ये है वो है, ऐसा होगा। तो मैंने कहा तुमने बोला रिच चाहिए, तो रिच तो वो भी है, रिच गोरा ही क्यों चाहिए? और साउथ बॉम्बे में सारे गोरे लोग रहते हैं। मैंने ये लिटरली बोला है अपने डायरेक्टर को एक एड में। और इसका दूसरा जो आपने अपना एग्जांपल दिया प्रतिमा जी, मैं बताता हूँ मैं अपने घर का। मेरा बड़ा भाई, मेरी भाभी, दोनों एकदम गोरे जैसे मेरा रंग है, गोरे चिट्टे। और उनका जो बड़ा बेटा है ना वो एकदम डार्क, और छोटा बेटा एकदम गोरा।
तो उसको ब्लैक एंड व्हाइट बोलते हैं। तो अब अगर आप फिल्म में जाएंगे और फिल्मों में जब आप बात करते हैं इस मीडियम को कि ये बड़ा रियलिस्टिक है, हालांकि रियलिस्टिक जैसा कुछ होता नहीं है उसमें, तो वहां आप ये सब भूल जाते हैं। मतलब डॉक्टर होगा तो वो क्लीन शेव होगा, गोरा ही होगा, मूछें नहीं होंगी। पुलिस वाला होगा तो वो मूछें होंगी, तभी वो कॉप लगेगा। मतलब ये बड़े ऐसे पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं लोग हमारे यहाँ कि उन्हीं को लेके उसी लाइन को, उसी लकीर को पीटते चले आ रहे हैं। और उसके लिए कि जो वहां पे है, मतलब मुझ जैसे लोग सवाल उठा सकते हैं, आप सवाल उठा सकती हैं, लेकिन जिनको एग्जीक्यूट करना है, जो उस स्थिति में है, करना उनको ही पड़ेगा। सर एक और ऐसा लगता है कि साउथ से जो हीरोइंस आती है, जो एक्ट्रेस आती है, ऐसा लगता है करीब 15-20 साल का यदि हम एक निगाह डालें तो उन्हें स्थापित नहीं होने दिया जाता है। 1 या 2 फिल्मों के बाद वो वापस जहाँ थी वहाँ चली जाती है। हाँ, ये तो क्या कहना चाहिए बड़ा लंबा खेल है, पॉलिटिक्स है ये बहुत कुछ होता है और उसमें क्या कह सकते हैं, मतलब। लेकिन मैं कहूँगा कि ठीक है, अपनी अपनी किस्मत है। जिसको जब हम ये मान लेते हैं कि हम अपनी पूरी मेहनत कर रहे हैं, पूरे प्रयास कर रहे हैं जो कि हमारे हाथ में होते हैं, उसके आगे हम कुछ कर नहीं पाते। जी जी। और अपने प्रयास आप ईमानदारी से करिए, बाकी जो होना है वो होना है। आपको वहाँ अगर पहुँचना है तो आप पहुँच जाते हैं। कोई अगर रोकता भी है तो उसमें देर हो सकती है, उसमें ये नहीं हो सकता है कि कि कोई आपको हमेशा के लिए रोक सकता है। और लेकिन ये है, होता तो है। ये किसी को टाइम लगता है, किसी को बहुत जल्दी हो जाता है। और नहीं, सब कुछ, चाहे वो समाज हो, चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे फिल्म हो, सब कुछ एक प्रायोजित तरीके से हाका जाता है। ये मानना पड़ेगा कि हमने हमारी एक फ्रंट लाइन क्लियर कर ली है कि हमारी इस फ्रंट लाइन में इन्हीं को खड़ा करना है, बाकी जो है उसके बाद सेकंड लाइन या थर्ड लाइन में वो लोग आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए क्या है, अब मैं और आप भी तो सब आते सोसाइटी से हैं ना, उसी समाज से आते हैं, और समाज का ही रिफ्लेक्शन है ये। फिल्मों से समाज थोड़ी चलता है, सब कुछ चलता तो समाज से ही है, यहाँ तक कि पॉलिटिक्स भी, या हमारी फिल्में भी, या हमारी वेब सीरीज भी, या हमारे जो सीरियल हैं वो भी, तो वो चलता तो वहीं से है। तो अगर समाज में ही वैसा है, और समाज में भी अगर हम अपने लोकल लेवल पे भी देखें, घरों में भी देखें, तो वहाँ पे भी ऐसे ही होता है। हाँ, हमारी मानसिकता कुछ ऐसी बन चुकी है, ऐसी बन जाती है। हम वो छोटी सी नौकरी कर रहे होते हैं, वहाँ पे भी वही पॉलिटिक्स होती है कि इसकी टांग खींचो, मैं आगे बढ़ूं, इसकी टांग काटो, इसकी गर्दन काटो, तो सिर्फ मैं ही रह जाऊं यहाँ पे। वो जो होता है कि आप अपना काम करते जाइए। मेरा ऐसा मानना है कि ठीक है, आप अपने लोगों को बढ़ाइए, अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई अच्छा है और जो उस लायक है तो उसको रोको तो मत कम से कम। अगर आप किसी के साथ अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा तो मत करो, मेरा बुरा मत करो। उसको ये मत करो कि अगर कहीं पे वो आया है तो फिर उसको वहां से हटवा दो और किसी और को रख दो, वो नहीं करना चाहिए, वो अच्छी बात है। चलिए बहरहाल तो जो लोग एक सवाल किसी ने पूछा कि कास्टिंग डायरेक्टर के लिए कोई कोर्स और कुछ ऐसा है क्या? हाँ, तो ऐसा कुछ कोर्स होता नहीं है, ये अनुभव तो ये हाँ, तो करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान तो वो वाली बात है, तो आप करके सीख सकते हैं। हालांकि आजकल बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जो बहुत कुछ सिखाते हैं। और नहीं, लेकिन जैसे प्रतिमा मैम ने कहा तो मैं भी कोर्स या पाठ्यक्रम से अलग हटके बात करूंगी कि एक अनुभव रहता है जो आपकी आंखों में परिपक्वता देता है। जी, वो एक अनुभव रहता है जो आपके सिलेक्शन में, आपके चॉइस करने में वो बात देता है जो चाहिए। अब 18-20 साल का यदि लड़का कास्टिंग डायरेक्टर बन भी गया और उसने अपनी पाठ्यक्रम के साथ उसको लगा कि मैं टॉप कर चुका हूँ और मुझे अच्छे नंबर आ गए, ये सब कुछ है, लेकिन वो अनुभव कहाँ से लाएगा? वो प्रतिमा मैम के काम को नहीं जानता या पंत जी को नहीं जानता, उनके काम को नहीं जानता, और वो मात्र पाठ्यक्रम के माध्यम से सोचे कि मैं कास्टिंग डायरेक्टर बेस्ट बन जाऊं, तो सर ये तो संभव नहीं है। तो आई थिंक यहाँ पर कास्टिंग डायरेक्टर का
जवाबदारी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो अनुभव वाला हो। बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। लेकिन आजकल क्या होता है ना कि ये बड़ा ओपन सा फील्ड है, कोई भी कुछ भी कर सकता है। और आप किसी भी फील्ड में देखें, जब मतलब जैसे एक्टर भी होते हैं तो एक्टर की भी बाढ़ आई हुई है। और आजकल एक और ये चलन है कि आप कहीं से वो टैबलेट ले लो, कैप्सूल ले लो, उसको खा लो और आप एक्टर बन जाएंगे। तो ये जो मेडिकल स्टोर से आप दवा खा के एक्टर बनते हैं, अब मैं कहूँगा शायद वो गलत फहमी हो जाती है या जो भी है उसको कह लो, तो वो आगे वर्क नहीं करता है। वर्क नहीं करता है तो आपके अंदर जो वो अनुभव से आते हैं, जो आप सीखते चले आते हैं, जहाँ पे आपने इतना सारा समय निवेश किया होता है, तो वहाँ से आपको जो धैर्य मिलता है, जो धारण करने की शक्ति आपकी बढ़ती है, वो आपके अंदर होती नहीं है। वो जो लड़ाई कैसे लड़ी जाए, वो संघर्ष कैसा हो, कैसे होगा, उसमें आप अपने आप को कैसे शांत रख पाएंगे और आगे, क्योंकि जब तक आप एक मुकाम तक नहीं पहुंचते तब तक तो रोज कुआं खोदना और रोज पानी पीने जैसी हालत होती है सभी की, जो भी है यहाँ पे सब जानते हैं इस बात को। और बम्बई में रहना बहुत मुश्किल है, और जो भी बम्बई में रहता है करता है, मैं तो उसको सैल्यूट करता हूँ कि वो यहाँ रहते हुए वो इस बात को चला रहे होते हैं। और लेकिन वो ये कि अगर वो धीरज आप रखेंगे, वो धैर्य रखेंगे, और वो आपको वो टैबलेट खाने से नहीं आएगा, वो कैप्सूल खाने से नहीं होगा, वो करने से ही होगा। और जब आपको फेलियर्स आएंगे, उनको सामना करने की आपकी शक्ति नहीं होती है, जो कि आप जब आप एक रंगमंच में कर रहे होते हैं एक लंबे समय तक, वहाँ आपको डांट भी खा रहे होते हैं, वहाँ आप गालियां भी खा रहे होते हैं, वहाँ आप सामान भी ढो रहे होते हैं, कुलीगिरी भी कर रहे होते हैं, आप कपड़े भी सिल रहे होते हैं, ब्रोशर भी बना रहे होते हैं, सेट भी बना रहे होते हैं, सब काम कर रहे होते हैं आप, पास भी बेच रहे होते हैं। हाँ, और मंच पे झाड़ू भी लगा रहे होते हैं। तो वो जो ईगो होता है तो वो सब खत्म हो जाता है। लेकिन सर वो आज नजर नहीं आता है। हम जो है प्रतिमा मैम के बाद वाली जनरेशन है, उनके वो जो उनके थॉट्स या उनकी प्रोसेस है उसी को अडॉप्ट करके यहाँ तक है। लेकिन मेरे बाद वाली जो जनरेशन है उनमें वो सारी चीजें अब नदारत है, नहीं है, बिल्कुल नहीं। वो झाड़ू लगाना आप बोल ही नहीं सकते हीरो को झाड़ू लगाने का थिएटर में लाइव। ये तो मेरे एक्सपीरियंस हैं जो लाइव हैं, कि जिनको लगता है जो 3 महीने का कोर्स करो, ये करो, बस एक्टर हो गए। अच्छा, दूसरा एक चीज और भी है, अभी इतने प्लेटफॉर्म्स हो गए, इतने म्यूजिक वीडियो हो गए, इतना सब कुछ है, आपकी शक्ल अच्छी है, आप सुंदर हैं, खूबसूरत दिखते हैं, तो आपको काम भी मिल जाता है जी। अब वो कैसा मिलता है वो एक अलग बात है, और कितना मिलता है, वो पहली बार मिलना तो अच्छा है, लेकिन आप उसको कितना कैरी फॉरवर्ड कर पाते हैं, उसके लिए आपको क्राफ्ट की जरूरत होती है, आपको स्किल्स की जरूरत होती है, उसके लिए आपको तो वो नहीं हो पाता है। और उस चक्कर में क्या होता है कि फिर लोग उल्टे सीधे स्टेप लेते हैं और अवसाद आ जाता है, डिप्रेशन हो जाता है, एंजाइटी हो जाती है। इसमें मैं 2 लाइनें बोलना चाहूंगा जो बड़ी प्रेरणा स्रोत रही है मेरे लिए, मैं उनको हमेशा याद रखता हूँ। अटल जी की लाइन है, वो कहते हैं कि क्या हार है क्या जीत है, किंचित ना भयभीत हो, संघर्ष पथ पर जो मिला, ये भी सही वो भी सही। क्या बात है सर। सर हमारा समय, ये जूम क्लाउड का जो ये सत्र है उसका समय खत्म होने वाला है, तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और थैंक यू सर कि हम आज इतनी सारी बातों को साझा कर पाए, और पंत सर को भी मैं बहुत थैंक यू करती हूँ। बहुत कुछ जानने और सीखने को मिला है। मैं एक 4 लाइनें बोल के मैं खत्म करना चाहूंगा। जल्दी बोलिए, जल्दी अगेन। हाँ, सघन वन घोर अंधेरी, मूक निमंत्रण छलना है, अरे अभी विश्राम कहाँ,